हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 7 में आइए इसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। कि दोस्तों, मौसम के साथ-साथ जलवायु के अनुरूप जंतु कैसे अनुकूलित होते हैं, जैसे किस तरह का मौसम कहाँ क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है और इसके साइंस जानते हैं। आइए जानते हैं कि क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या-क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता-पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है। इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है कि हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। जैसे दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचारों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम क्या है? इस अध्ययन में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे और हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। विभिन्न जीव हैं दोस्तों, तो जलवायु के अनुकूलित किस तरह अनुकूलित है? जैसे हम लोग दोस्तों कि जैसे हम लोग गर्मी के मौसम में तो हल्के कपड़े पहनते हैं। जो ही ठंडे के मौसम आ जाते हैं, ठंडी में, तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा मोटे कपड़े, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। आइए आगे बात करते हैं कि पहला 7.1 की पहला मौसम के बारे में। चित्र 7.1 आइए देखते हैं पहले चित्र 7.1। चित्र 7.1 में क्या बोला गया कि मौसम सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19 डिग्री 19.7 डिग्री सेल्सियस -5, न्यूनतम तापमान 6.3 दर्ज किया गया। रविवार को इतना कि समाचार पत्र के मौसम की रिपोर्ट का एक नमूना दिया गया दोस्तों, कि इस तरह से ये दिखाई है। तो चित्र 7.1 में किसी दैनिक समाचार में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। तो हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा, या यदि वर्षा हुई हो के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। बूझो क्या करें, देखते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता है, कि जैसे मौसम का रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो बूझो आश्चर्य है। तो आइए जानते हैं कि मौसम की रिपोर्ट भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। क्रियाकलाप 7.1, किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट दीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो अपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मांग कर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। अब सारणी 7.1 में अपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए। कि आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है कि सारणी के सभी कॉलमों में अपने चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखिए। सारणी 7.1 किसी एक सप्ताह के मौसम का आंकड़ा कि दिनांक दिनांक 23 इतना कितना था, इसमें दिया गया कि बोला कि किसी एक सप्ताह का मौसम का आंकड़ा लिखने के लिए कि दिया गया कि जैसे तारीख 23 महीना 8 2006 को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री था, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री था, 27.8, न्यूनतम आर्द्रता 54 था, अधिकतम आर्द्रता 82 था। तो इस तरह से बोला कि एक सप्ताह की रिपोर्ट। वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती है क्योंकि प्रतिदिन वर्षा नहीं होती। यदि आंकड़े उपलब्ध ना हो तो वर्षा के साथ को रिक्त छोड़ दें। वर्षा मापों की नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। कि वर्षा को कैसे मापी जाती है दोस्तों, कि वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे हैं? कि आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचल जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते हैं। सप्ताह भर में इनमें काफ़ी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। मौसम क्या कहलाता है? किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन का परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। जैसे तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह परिवर्तन होता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है,
अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी-कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकलती हो, लेकिन अचानक ही बादल आ जाए तो तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल जाए। तो आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद रखने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूँकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेज़ से क्यों बदलता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मौसम का स्रोत क्या है। ये चित्र 7.2 में दिए गए हैं ग्राफ को देखिए। इसमें चित्र 7.2 देखते हैं दोस्तों। चित्र 7.2 ग्राफ दिए गए हैं 3 से 9 अगस्त 2006 में समय अवधि को अधिकतम तापमान में परिवर्तन दर्शाया गया है कि आइए देखते हैं कि आगे कि इसमें 3 अगस्त 2006 में और 9 अगस्त 2006 तक शिलांग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है कि अधिकतम तापमान दी गई है 27 तक, 21 से 27 तक, और दिनांक दिया गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक दिया गया कि चित्र 7.2 में 3 से 9 अगस्त तक 2006 समय अवधि का अधिकतम तापमान में परिवर्तन को दर्शाया गया कि 3 अगस्त को दिखाया गया कि दोस्तों कि अधिकतम तापमान कितनी थी, 26 डिग्री थी, 26 डिग्री सेल्सियस थी। 4 अगस्त को कितनी दिखाई गई है कि 23 और 24 के बीच में दिखाई गई है, मतलब 23.5 डिग्री। और 5 अगस्त को कितनी दिखाई गई है, 25 डिग्री सेल्सियस। और 6 अगस्त को कितनी, 22 डिग्री सेल्सियस। और 7 अगस्त को कितनी दिखाई गई हैं, जो 26 से नीचे हैं, 25 से 26 के बीच में है कि 25.5 कह सकते हो। कि 8 अगस्त को 24 दिखाई गई हैं, 23 और 24 के बीच में दिखाई गई हैं। और 9 अगस्त को कितनी दिखाई गई हैं, 25 और 24 के बीच में दिखाई गई कि यहाँ दिखाई गई कि दोस्तों दिनांक 3, 8, 6 को 26 डिग्री दिखाई गई है, 4, 8, 6 को 23 डिग्री, 23 डिग्री, 5, 8 को 25 डिग्री, 6, 8, 6 को 22 डिग्री और 6, 8 को 35 डिग्री ये दिखाया गया अधिकतम तापमान दिखाया गया। आइए आगे बात करते हैं कि जैसा कि भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? इस अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, और जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रायः भोर या सुबह में होता है। क्या आप समझ गए हैं कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहाना लगता है? तो क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है कि आप जानते हैं कि सर्दियों में समय काल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता है? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अभ्यास के अंत में दिए गए परियोजना का कार्य पूरा करने के लिए इसका स्वयं पता लगाएं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये बॉक्स में क्या गया। मौसम सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। हाँ दोस्तों, सूर्य के कारण जितनी मौसम में परिवर्तन होते हैं कि सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य उच्च ताप पर गर्म गोले का विशाल गोला है। सूर्य भी हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त उष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न है। तो आपने जब समुद्र के किनारे होते हैं तो ज़्यादातर मौसम आर्द्रता बनी रहती है कि और मौसम रेगिस्तान और पहाड़ों के से बहुत भिन्न होते हैं। आगे बात करते हैं कि जलवायु है कि जलवायु 7.2 जलवायु। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़े के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकतम समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। तो सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु का परिस्थितियों का विवरण दिया गया है कि जैसे दोस्तों कि दिया गया कि सारणी 7.2 श्रीनगर जम्मू कश्मीर जलवायु के बारे में जानकारी दी गई है कि जनवरी में दैनिक न्यूनतम तापमान कितने -2.3 दिया गया है कि अधिकतम कितना 4.7 दिया गया है, कुल वर्षा 57 mm दिया गया है। वही तिरुवनंतपुरम केरल के जलवायु के बारे में जानकारी दी गई कि जनवरी में कितना दैनिक न्यूनतम तापमान 22.2 दी गई है, दैनिक अधिकतम कितना 31.5 दिया गया, कुल वर्षा कितनी दी गई है 23
mm दी गई। इसी तरह ये हर महीने दिसंबर तक की दी गई है कि हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया गया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के लिए औसत तापमान की गणना करते हैं, तो इससे हमें औसत माध्यम तापमान मिल जाता है। तो 2 स्थान जैसे जम्मू कश्मीर और में श्रीनगर और केरल के तिरुवनंतपुरम और सानी 7.2 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। और हम देखते हैं कि केरल और जम्मू कश्मीर की तुलना में बहुत अधिक गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में के मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। वे किसी मरुस्थल जलवायु के लक्षण है। यह जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों उत्तर पूर्व में की अधिकांश भाग में वर्षा होती है, जैसे मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। 7.3 जलवायु और अनुकूलन देखते हैं कि जलवायु के साथ कैसे जीव अनुकूलित होते हैं, इसके बारे में और इसके साइंस के बारे में जानेंगे। जलवायु का सभी जीवों का गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जाने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचने के लिए कुछ विशेष गुण होंगे। अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्ययन 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए कि वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायता होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस पुस्तक के अध्ययन 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतुओं पर चर्चा के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। छठी कक्षा में आपने कुछ आवासों या वास स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र या ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड और आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र हैं। कि ध्रुव क्षेत्र में दोस्तों जैसा कि आपने स्पष्ट है कि जैसे आई जानते हैं कि दोस्तों जंतुओं का कुछ विषम पढ़ा कि जानते कुछ कि जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन उदाहरण के लिए जैसे केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के रहने वाले कुछ वो 2 चीज़ का यहाँ कंपेयर किया गया दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बारे में। आइए सबसे पहले इसमें दिया गया है कि जैसा कि स्पष्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बारे में देखते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश जैसे कनाडा, ध्रुव क्षेत्र, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका में भी अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र है। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो तंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया कुछ ऐसे देश जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। यहाँ 2 चीज़ को दिखाए गए हैं दोस्तों, एक ध्रुवीय क्षेत्र का देश, एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन का देश दर्शाए गए हैं। क्रियाकलाप 6.2 विश्व का मानचित्र लीजिए और ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाइए। कि बोला गया कि ध्रुवीय क्षेत्र को नीले रंग से दिखाइए और इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से दिखाइए। तो बोला कि दोनों को दिखाने के लिए ध्रुवीय क्षेत्र को नीले रंग से और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को लाल रंग से दिखाए, ताकि आपको पता चलेगा कि ध्रुवीय क्षेत्र में कौन कौन से देश रहते हैं। कनाडा, साइबेरिया, रूस के, अलास्का, नॉर्वे, बहुत से दोस्त होते हैं, आइसलैंड, बहुत से दोस्त होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के देश कौन कौन होते हैं? भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र देश, युगांडा, नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने में दक्षिण ध्रुव, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, ये सब अलास्का, साइबेरिया। आइए आगे बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्षा के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं निकलते। जैसे नॉर्वे में दोस्तों 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं। यहाँ 6 महीने तक सूर्यास्त तो होते नहीं हैं, तो बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता है। और सर्दियों में तापमान कितने रहते हैं? -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतुओं इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू या पोलर बियर और वेगिंग्स के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित है। कि जैसे पोलर बियर जैसे ध्रुवीय क्षेत्र के भालू दोस्तों, तो वहाँ किस तरह का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने आप को अनुकूलित करते हैं, अपने आप को जीवित रखते हैं। तो आइए इसके साइंस के बारे में जानते हैं कि वे पेंगुइन जैसे पोलर बियर और पेंगुइन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते पेंगुइन
तो पेंगुइन ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं दोस्तों, सॉरी, पेंगुइन ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और पोलर बियर आइए जानते हैं ये अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं अनुकूल जलवायु के अनुकूल, कि ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं, उसके शरीर पर सारे सफ़ेद बाल या फर होते हैं, और जिसमें वे बर्फ की श्वेत सफ़ेद श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देती। और बर्फ इतने सफ़ेद होती है उसकी पृष्ठभूमि पर आसानी से दिखाई नहीं देते। उन्हें अपने परभक्षियों या जैसे शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है, कि उस शत्रु बचने में उसको बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि बर्फ भी कैसे होते पूरा उजला उजला दिखाई देते हैं, वो भी पूरा सफ़ेद दिखाई देते हैं। साथ ही इसे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इसमें बालों फर की 2 मोटी परतें होती है। तो इसमें चरम शीत से बचाने के लिए कि क्या होते हैं, बालों फर की 2 मोटी परतें होते हैं, कि इसमें इसको चरम शीत मतलब बहुत ठंड से बचाने के लिए दोस्तों इसके बालों पर होते हैं 2 मोटे परत होते हैं, फर होते हैं, बालों के फर होते हैं 2 मोटे, इसको ताकि इसको चरम अगर बहुत ठंड से इसको बचाए। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है, त्वचा की वसा की परत। वास्तव में ध्रुवीय भालू को शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होती है कि उतने उसके शरीर इतने दो मोटे परत होते हैं फर या बालों की, और इसकी त्वचा के ऊपर वसा की परत होते हैं। तो ध्रुवीय भालू के शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होते हैं कि वो अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में। देखिए वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए, वो धीरे धीरे चलते हैं तो शरीर का ताप आवश्यकता से, ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। वो बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। कि गर्म मौसम में या भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा रखना पड़ता है। कि क्या कहते हैं, गर्म मौसम में भी क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिक क्रियाकलापों के बावजूद, गर्म मौसम भौतिक क्रियाकलापों के बावजूद ध्रुवीय भालू को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ध्रुवीय भालू क्या करते हैं, समुद्री जल में तैरते रहते हैं। वे अच्छे तैराक होते हैं। उनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं। इसके पंजे चौड़े बड़े होते हैं, जो वे उन्हें अच्छी तरह से तैरने में उनकी सहायता करते हैं। उसके पंजे कैसे होते हैं दोस्तों, चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं, जिसके कारण जिसके पंजे चौड़े और बड़े होंगे उसको तैरने में बहुत अच्छी तरह से सहायता करते हैं। देखिए दोस्तों ध्रुवीय भालू की किस तरह इसके पंजे बड़े चौड़े होते हैं तैरने में। आइए ध्रुवीय भालू के अनुकूलन की क्षमता इसके बारे में जानते हैं। कि सबसे पहले ये क्या होते हैं कि ध्रुवीय भालू सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में यह आसानी से दिखाई नहीं देती। कि सफ़ेद होने के कारण ये सफ़ेद बर्फ के कारण ये पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देती। कि इसे परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते। इस परभक्षी और शिकार आसानी से देख नहीं पाते। और इसमें सूंघने की शक्ति घ्राण या शक्ति या तीव्र होती है। सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। यह भालू अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होते हैं। उसमें सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है दोस्तों। इसमें कि आइए आगे बात करते हैं कि इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं, और यह सर्द मौसम इसे गर्म रखती है। कि उसके बालों के ऊपर 2 मोटी परत होते हैं, इस सर्दी में बहुत इसको गर्म रखने में मदद करते हैं। इसके नखर या नाखून मुड़े हुए रहते हैं। नाखून मुड़े हुए और लंबे और पैने होते हैं, और इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता मिलते हैं। इसके नाखून मुड़े हुए और पैने होते हैं, जिसके कारण बर्फ पर चलने में इसको बहुत सहायता मिलते हैं। और इसका शरीर और इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। त्वचा के नीचे वसा की परत होती है, और इसका शरीर गतिशील होता है और इसे गर्म रखता है। इसका शरीर गतिशील होता है। ध्रुवीय भालू में अनुकूल क्षमता ये देख लिया हमने। आइए आगे बात करते हैं कि ये तैरने में इतनी सहायता करते हैं कि बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में सहायता होती है। तैरने में भी सहायता करते हैं और उन्हें बर्फ में भी चलने में भी सहायता होती है। तैरते समय अपने नाखूनों को बंद करके लंबे समय तक पानी में अंदर रहते हैं। कि वो क्या करते हैं दोस्तों, वो तैरते समय अपने नाखूनों को बंद करके लंबे तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति या घ्राण शक्ति तीव्र होती है, जिसे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकता है। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों को चित्र 7.3 में दिखाए गए प्रभाव चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। कि ध्रुवीय भालू को दोस्तों तो चित्र 7.3 में आसानी से समझ सकते हैं। जैसे चित्र 7.3 में ये दिखाया गया ध्रुवीय भालू को। आइए आगे बात करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित्र जंतु है पेंगुइन है। देखना होगा दोस्तों, वो ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पेंगुइन रहते हैं। जैसे चित्र 7.4 में पेंगुइन का झुंड। पेंगुइन हमेशा दोस्तों झुंड में रहते हैं। पेंगुइन हमेशा क्या करते हैं, अपने झुंड को सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये सफ़ेद श्वेत होते हैं और आसानी से बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। और आपने पेंगुइन के झुंड के चित्र देखे होंगे, तो स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। कि याद कीजिए कि जब आप खच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितनी गर्म महसूस करते हैं। तो ध्रुवीय भालू की तरह वे पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। उनका शरीर धरा रेखीय होता है, और जिसका शरीर धरा रेखीय होगा दोस्तों उसको तैरने में बहुत ही मदद मिलेगा। जैसे नाव दोस्तों धरा रेखीय होता है, इसलिए वो नाव आसानी से चल पाते हैं। मछली भी धरा रेखीय होते हैं, वो आसानी से पानी में बहुत तेज चल सकते हैं। इनके पैरों में जाल जैसे बना होता है। इसके पैर कैसा होता है दोस्तों, जाल जैसे बना होता है, जिससे वो अच्छी तैराक होते हैं। जैसे चित्र 7.5 में दिखाया गया कि पेंगुइन के पैर दिखाए गए कि उसके जाल जैसे पैर होते हैं, उसको तैरने में बहुत मदद करते हैं।
जैसे बियर भालू का भी उसके मुड़े हुए पंजे होते हैं, जो चौड़े होते हैं पंजे, जिस कारण वो तैरने में बहुत मदद करते हैं। पहले क्या करते हैं, आइए जानते हैं कि क्या मछलियाँ और तितलियाँ भी पक्षियों की तरह प्रवास करती हैं, कि मछली और तितलियाँ भी पक्षियों की तरह प्रवास करती हैं। कि आइए आगे बात करते हैं क्या करें कि ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग या ध्रुवीय क्षेत्रों में दोस्तों अनेक प्रकार की जंतु, अनेक प्रकार की मछलियाँ ध्रुवीय क्षेत्र में भी पाई जाती है मछलियाँ दोस्तों। कस्तूरी मृग भी पाया जाता है, रेन डियर भी पाया जाता है, रेन डियर, और लोमड़ी भी पाया जाता है, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित होते हैं। नोट कीजिए कि जहाँ मछली ठंडे जल में भी लंबे समय तक रह सकती है, वहाँ पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चलने जाते हैं। सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर लौट आते हैं। शायद आप जानते हैं होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। भारत अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है दोस्तों। यहाँ आपने साइबेरियन क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कि दोस्तों इसको याद रखना कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपने साइबेरिया क्रेन के बारे में सुना होगा। वो भारत के किस स्थान पे वो प्रवास करते हैं, कि प्रवास कर आते हैं, कि जैसे राजस्थान के भरतपुर को याद रखना, और हरियाणा के सुल्तानपुर जैसे स्थानों में सर्दियों में वो हमेशा किस महीने में दोस्तों, सर्दियों में, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, कि सर्दियों में हमेशा प्रवास के लिए आते हैं। इसको याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों पर भी, उत्तर पूर्व में भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी, भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। जैसे उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में भी हमेशा कैसा हो जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होते हैं मेघालय समय। जैसे चित्र 7.6 में दिखाया गया, चित्र 7.6 में दिखाया गया कि जो प्रवासी पक्षी अपने आवास तथा उड़ान में दिखाया गया है कि किस तरह। आइए बॉक्स में क्या कहा गया कि क्या आप जानते हैं कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थिति से बचने के लिए, कि क्या बोला गया कि दोस्तों कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। कि जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, वो कभी-कभी 15,000 किलोमीटर तक भी यात्रा करते हैं। समानता ये अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, कि जैसे साइबेरियन पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं दोस्तों। कि आपने देखा होगा वो बहुत ऊंचाई पर उतरते हुए, देखना होगा उसका पंख हमेशा कांस्टेंट रहता है, उतरते हुए हवा के सहारे वो चलते रहते हैं। कि जहाँ वायु प्रवास उड़ान में सहायता होता है, कि क्या करते हैं दोस्तों, उसको वायु प्रवास उड़ान में सहायता होता है। इसी ऊंचाई की शीत स्थितियों उनकी उड़ान में या पेशियों द्वारा उत्पन्न उष्मा का विसरण आसान कर देती है। कि क्या करते हैं कि इस ऊंचाई की शीत स्थितियों उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न उष्मा का विसरण आसान कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं, कि वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं। यह एक रहस्य है कि एक ही स्थान पर कैसे आते हैं। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है। कि हाँ दोस्तों, इसके पीछे साइंस होता है, कि उसको जैसे उसके मस्तिष्क में दोस्तों कुछ कि उसका साइंस है, उसके बारे में आप कि कुछ सेंसर होते हैं जो मस्तिष्क के कारण उसमें दिशा का निर्धारण वो करते रहते हैं। कि और ये जानते हैं कि वो किस दिशा में उड़ता है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों जैसे लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में भी, सूर्य और रात्रि में भी तारों से मार्गदर्शन मिलता है। हाँ दोस्तों, वो तारों से उसको मार्गदर्शन मिलता है, कि जैसे उसको मस्तिष्क में। तो इसके भी कुछ प्रमाण है। जैसे पक्षियों दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, हाँ दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करते हैं। कितने इसके साइंस है, कितनी उसको वो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। और केवल पक्षी ही ऐसा जंतु नहीं है जो प्रवास करते हैं, अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियाँ भी और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए भी मौसमी रूप में भी प्रवास करते हैं। कि दोस्तों ये केवल पक्षियाँ भी नहीं, स्तनधारी और जीव, अनेक प्रकार की मछलियाँ भी, कीट भी अधिक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था दोस्तों। इस बॉक्स में बहुत अच्छी बात, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली गई। कि आपने देखिए ये दोस्तों, ये क्रेन है, ये साइबेरियन क्रेन है, दिखाई गई आपको। ये देखिए दोस्तों, ये कैसे ये मछली पकड़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु समांतर गर्म होती है। उष्णकटिबंधीय हमेशा जलवायु कैसी होती है दोस्तों, गर्म होती है। जैसे भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब कैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र है। आपने आगे पढ़ लिया था उष्णकटिबंधीय देश में कौन से, इंडोनेशिया पढ़ लिया था, युगांडा, नाइजीरिया, केन्या, इसके बारे में उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु समांतर गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है, कि भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। कि सर्द महीनों में भी 15 डिग्री से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाता है। कि गर्मियों क्या होता है दोस्तों, 40 डिग्री से अधिक हो जाता है, और सर्दियों में 15 डिग्री से अधिक रहता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इन क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाटों और नॉर्थ ईस्ट असम में भी पाए जाते हैं वर्षावन।
इसके अतिरिक्त ऐसे वन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पूछा जा सकता है कि जैसे पश्चिमी घाट और असम में, नॉर्थ ईस्ट असम, मेघालय में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। क्या होता है, सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, वर्षा वनों में क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों, प्रमुख जंतु जैसे बंदर, कपी, एप्स, गोरिल्ला के बारे में सुना होगा, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट। आइए हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलों के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्षावन में जलवायु परिस्थितियों अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उन्हें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों में पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। कि क्या होता है कि अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं कि चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए भी अनुकूलित होते हैं। कुछ जंतु भी क्या होते हैं दोस्तों कि वृक्षों पर रहने के लिए भी अनुकूलित है। लाल नेत्रों वाले मेढक, जैसे लाल नेत्रों वाले मेढक आपने देखिए चित्र 7.7 में दिखाया गया कि दोस्तों आपको देखिए लाल रंग वाले मेढक के पैर तलवे या चिपचिपे होते हैं, तो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। कि चिपचिपे होते हैं उसके पैर या तलवे जो वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। जैसे जिन पर वे रहते हैं, चित्र 7.7 में दिखाया गया कि उसके पैर या तलवे कैसे चिपचिपे होते हैं, तलवे उसके चढ़ने में सहायता करते हैं। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूँछें होते हैं कि वृक्षों पर रहने में या सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूँछें होती है। जो वृक्ष पर उसको रहने के लिए कैसे बंदरों की लंबी पूँछ के कारण है वो वृक्षों पर रहने में सहायता होते हैं। जो शाखाओं को पकड़ने में सहायता होती है, देखिए दोस्तों इसको चित्र 7.8 में न्यू वर्ल्ड मंकी दिखाया गया है कि न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर, इसके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिसे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। इसके हाथ और पैर ऐसे होते हैं कि जिसे वे शाखाओं को आसानी से थामे रहते हैं। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है, तो कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जीव आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए जो टुकन नामक पक्षी लंबी और बड़ी चोंच वाले होती हैं और जिसकी सहायता से वो अपनी शाखाओं में भी लगे फलों को पहुंच सकता है। वो बहुत कमज़ोर होते हैं, तो वो बहुत कमज़ोर होते हैं दोस्तों। वो उसकी जो होते हैं चोंचें बहुत लंबी होती हैं और जिसकी सहायता से वो शाखाओं में भी लगे फलों को भी वहाँ तक, वो लंबी चोंच के कारण वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जो बहुत कमज़ोर होते हैं तो उनका भार नहीं सह सकती, वो बहुत जो कमज़ोर उसका भार नहीं सह सकती। जो चित्र 7.9 में दिखाया गया कि टुकन पक्षी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है किसकी चोंचें लंबी होते हैं, जैसे टुकन पक्षी के बारे में। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति या तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, ऐसे वर्ण या रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती है और उनकी परभक्षियों से रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए विलाप परिवार के जंतुओं, शेर या चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। कि क्या होती है कि दोस्तों कि बोला गया कि विलाप परिवार के जंतुओं जैसे शेर या चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। सुनने की शक्ति कैसी होती है कि अधिक होती है। लोयन ट्रेड या लूंगर, जिसे दाढ़ी वाले ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाए जाता है। कि लोयल ट्रेड लूंगर, दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि लोयन ट्रेड लूंगर जिसे दाढ़ी वाले ऐप्स भी कहते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। तो ये चित्र 7.10 में दिखाया गया कि लोयन ट्रेड लूंगर या मंकी को दिखाया गया पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसे सफ़ेद श्वेत या याल है जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक टोटी तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता रहता है। यह मुख्यतः फल खाते हैं और बीज, कोमल पत्तियों, तने, पुष्प और कलियां भी खाते हैं। लोयन ट्रेड लूंगर वृक्षों की छाल पर वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूँकि ये लूंगर वृक्षों की पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वे भूमि पर भी ज़्यादा ही आते हैं। भूमि पर बहुत कम ही आते हैं, वो ज़्यादातर वृक्ष पर ही रहते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। जैसे चित्र 7.1 में दिखाया गया हाथी, दोस्तों ये चित्र भारतीय हाथी जो दिखाया गया कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनेक अनुकूलित हो गए हैं। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए कि जिसका उपयोग वह नाक के रूप में भी करता है। कि जैसे उसका सूंड है ना दोस्तों, अपने नाक के रूप में भी उसका करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। लंबी सूंड से कारण सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है
हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी करते हैं कि सूंड जो भोजन को उठाने के लिए भी करते हैं। वास्तव में रूपांतरित दांत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपने अपने पसंद के वृक्षों की भी छाल को आसानी से छील देते हैं। उसके दांत इसके इतने मजबूत होते हैं कि उसके पसंदीदा वृक्षों को भी छील देते हैं। अतः भोजन के लिए ये अस्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होते हैं। हाथी के लंबे बड़े कान या बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायता होती है कि क्या होता है कि हाथी के लंबे बड़े कान होते हैं जो बहुत हल्की ध्वनि को भी वो सुनने में सहायता। इसके लंबी कान के कारण भी होते हैं, वो बहुत छोटी सी ध्वनि को सुनने में सहायता होते हैं। वर्षावनों की गर्म और आर्द्रता जलवायु में हाथी को ठंडा रहने में भी उनके काम आते हैं कि वर्षावनों में क्या कहते हैं, गर्म आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रहने में उसके कान क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठंडा रहने में उसके कान सहायक होते हैं आर्द्र ठंडा में। थैंक यू दोस्तों, आपने इस वर्ड को आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखना दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि आपने क्या सीखा। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा या पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। तो मौसम समानता किन्हीं 2 दिन अथवा या सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न दोपहर बाद में, जबकि न्यूनतम तापमान प्रायः भोर होता है। वर्षा भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होते रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्रचरणों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप पैटर्न की उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं। उष्णकटिबंधीय ध्रुवीय क्षेत्रों पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं और जिनमें वह वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर सर्दी रहती है। ध्रुव में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। ध्रुव में 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होते, 6 महीने दिन ही रात होते हैं और 6 महीनों से सूर्यास्त नहीं होती। ध्रुवीय क्षेत्रों की जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण जैसे शरीर श्वेत सफेद या फर या सूंघने की शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने में और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण वो अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। तो अतिशील मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। अनुकूलन जलवायु परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भी भिन्न भोजन आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा से कम हो। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलों के वृक्षों पर आवास या मजबूत पूंछ का विकास या लंबी विशाल चोंच, चटक रंग या तीखे पैटर्न प्रतिरूप, तीव्र असर, ध्वनि, तेज आवाज से फलों का आहार शून्य और संवेदनशील शक्तियाँ, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, ख्याल पर पक्षियों के बचने के लिए छद्म वर्ण की क्षमता आदि सम्मिलित है। थैंक यू दोस्तों, आप इसको अभ्यास करना। इस चैप्टर के बाद दोबारा वीडियो को देखना, इसको अभ्यास करना। आप अभ्यास करेंगे तभी इस चैप्टर को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। एक बार वीडियो को देखना, इसको अभ्यास करें। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि वर्षावन पृथ्वी की सतह के लगभग 6% भाग को घेरे हैं? कि वर्षावन क्या करता है पृथ्वी की, आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर वर्षावन कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए हैं? 6% भाग को घेरे हुए। फिर भी इनमें पृथ्वी के आधे से अधिक जंतु या पादपों, लगभग 2/3 पुष्पीय पादपों की किस्में पाई जाती हैं। हालांकि इस क्षेत्र के जीवों के बारे में हम अभी पूर्ण जानकारी नहीं है कि 2/3 दोस्तों पुष्पीय पादपों की किस्में पाई जाती हैं कि फिर भी इसे पृथ्वी के आधे से अधिक जंतु पादप या लगभग 2/3 पुष्पीय पादपों की किस्में पाई जाती हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।